हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है ध्येय आईएएस की, यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की जो है बात करने वाले हैं। ध्येय आईएएस की यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आज हम सभी क्वेश्चनों की यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसी में हिंदी के भी क्वेश्चन थे जो कि हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी लगा चुके थे, जाके आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया, देख लिया है। इसी चैनल पर बहुत सारे मल्टीपल्स आपकी वीडियोस ऑलरेडी बन रही हैं, आप जाके देख लीजिएगा। साथ में अब आप लोग जल्दी से जुड़ ही गए हो तो चैनल पे नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर आप लोग सभी को कर लेना है। साथ में आज एक चीज और बता दूं, अपना ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। यूपीएससी नट नाम से हमारा ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, लिंक पर क्लिक करके आप लोग मल्टीपल कोर्सेज हैं उसको ज्वाइन आप लोग कर सकते हो। आज का अपना पहला क्वेश्चन जब बढ़ेंगे, निम्नलिखित कैसे विचार करें कथनों पर, कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो सही है। तो निम्नलिखित कथनों में, अच्छा इसको जूम कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सही नहीं दिखता, वैसे तो प्रॉपर दिखना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ। चलिए अब ठीक है, अब आप लोगों को बढ़िया अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। देखते हैं कौन सा कथन सही है। लाइकेन जल प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के आपके महत्वपूर्ण सूचक होते हैं, ना कि जल प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। पहला ऑप्शन गलत हो गया। फ्लाई ऐश जो होते हैं कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक होते हैं, बिल्कुल सही है। जो फ्लाई ऐश जो होते हैं कोयल के दहन से उत्पन्न प्रदूषण होते हैं। हम कहेंगे केवल हमारा दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर गलत था। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो अम्ल वर्षा में कुछ प्रदूषक वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं, कौन कौन से यहाँ पर प्रदूषक हैं। तो अगर हम बात करें आप प्रदूषकों की, तो सल्फर डाइऑक्साइड और आपका दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों आपके अम्ल वर्षा में जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन केवल बी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब देखो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाता है जूम पर, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे। चलिए बात करेंगे ग्रीन कार्बन एवं ब्लू कार्बन के परिप्रेक्ष्य में विचार करें कौन सा कथन सही है। तो ब्लू कार्बन और ग्रीन कार्बन के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे बात करें ग्रीन एवं ब्लू कार्बन वातावरण से हरित गृह गैसों के अधिग्रहण का कार्य करते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन में निकलकर पौधे एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है उसे ही हम ग्रीन कार्बन कहते हैं, ये भी ठीक लिखा है। वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्रों के मैंग्रोव वन, समुद्री घास, अंतर ज्वारीय लवण दलदलों में जमा हो जाते हैं, उनको हम ब्लू कार्बन कहते हैं, ये भी ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो बी वाले पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 हमारे सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आता है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। 2050 के लिए कहा जा रहा है नेट जीरो का लक्ष्य के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करना है, बिल्कुल ठीक है, 2050 का लक्ष्य है। दूसरा कहता है कि इसका अभिप्राय है कि इस देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों को निराकरण तथा अवशोषण से होती है। तो यहाँ पर जो होगी हमारा सी वाला रहेगा, एक और दोनों ऑप्शन हमारे 2050 के लिए नेट जीरो के संदर्भ में क्वेश्चन जो है वो सही है। जलवायु स्टार्ट कृषि के लिए क्या है, जलवायु स्टार्ट कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन GAC के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो जलवायु स्मार्ट कृषि, सॉरी स्टार्ट पर दिया क्या, जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए जो वैश्विक गठबंधन है उसके बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं कथनों को। जो आपका जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन है, इसकी स्थापना 2014 में जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए एक समावेशी एवं बहुहितधारक के मंच के रूप में की गई थी, बिल्कुल सही लिखा है। इसका विजन क्या है, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में खाद्य सुरक्षा, पोषण और लचीलापन को सुनिश्चित करना। दोनों ही कथन सही रहेंगे, तो हमारा 1 और 2 दोनों ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। कथनों पर विचार करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित तथा विकासशील देशों में ओजोन अवक्षय खारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समय सारणी है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित एवं विकासशील देशों में ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए
अलग अलग समय सारणी विकसित है। क्या है? अलग अलग, एक ही समय सारणी नहीं है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग समय सारणी बताई गई है, अलग अलग तरीके से वो चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे। विकसित अलग देश करेंगे, विकासशील देश अलग समय सारणी के तहत करेंगे, तो पहला वाला गलत हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों का जो अनुच्छेद 5 है, देश कहा जाता है। अनुच्छेद 5 देश कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा वाला केवल सही है, हमारा यहाँ बी वाला जो ऑप्शन है, केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है और छोटे से तरीके से गलत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कृषि क्रांति है और उससे संबंधित क्षेत्र है, कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसे बात की जाए, गोल क्रांति आपकी आलू उत्पादन से संबंधित होती है, धूसर क्रांति उर्वरक उपभोग वृद्धि संबंधित होती है, नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन संबंधित है, गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली उत्पादन से संबंधित होती है। ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम, समताप मंडलीय ओजोन के रिक्तीकरण क्षय के लिए कौन से प्रभाव होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करें। समताप मंडल ओजोन के रिक्तीकरण या जिसको हम क्षय कहते हैं, कौन कौन से प्रभाव जो है वो हो सकते हैं? जैसे पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि होती है तो क्षय होता है, बिल्कुल ठीक है। अवरक्त विकिरण में वृद्धि होती है, नहीं, अवरक्त विकिरण में वृद्धि से कोई इसका संबंध नहीं है। चरम कैंसर में वृद्धि से संबंधित है और स्थलीय वनस्पति और जीव जंतुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव से है संबंधित है। मोतियाबिंद के केसों में कमी ऐसी भी संबंधित है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो होगा, समताप मंडलीय ओजोन के रिक्तीकरण क्षय के बारे में यहाँ पर जो प्रभाव है वो डालते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कितने कथन यहाँ पर सही है? कथनों पर विचार करना है, कितने कथन सही हैं। ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ को मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ क्या कहते हैं? पर्ल कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ध्रुवीय भंवर का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के निर्माण में सहायता करता है, ये भी ठीक है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन विघटन के हेतु जिम्मेदार होते हैं, ये भी ठीक है। तो हमारा सी रहेगा, तीनों के तीनों जो कथन है वो आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से किन किन उत्सर्जन होता है? मतलब कि किन किन चीजों का उत्सर्जन होता है जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं जब कोयला का दहन किया जाता या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, पार्टिकुलेट मैटर का भी होता है और पारा का भी होता है। तीनों ही ऑप्शन के सही हैं, कोयले के दहन से संबंधित है। 1, 2, 3 पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 सूची 4 में 6 में रखा गया तो इसका तात्पर्य है, अगर बात कर रहा है किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा जाता है, उसका तात्पर्य क्या होगा? तो उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। जब तक आप लाइसेंस नहीं ले लोगे उस पौधे की खेती करने के लिए, तब तक क्या होगा? आपको पौधे को नहीं उगाया या खेती जो है नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो वायुमंडलीय परत है जो कि जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी परत है? तो हम कहेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल एक ऐसी परत है जो कि जैविक क्रियाओं के लिए जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार करें और उन्हें आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर कुछ रेगिस्तान दिए गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके बढ़ते क्रम में बताओ, बढ़ता क्रम कौन सा है। जैसे सबसे पहले की बात करें कौन सा आएगा, तो सबसे पहले जो है आपका गोबी मरुस्थल है, यहाँ सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल हो जाता है। उसके बाद बात किया कौन सा हो जाएगा, तो अरेबियन मरुस्थल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अरेबियन मरुस्थल लिख जाता हूँ, अरेबियन मरुस्थल हो जाता है। उसके बाद की जाए तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल हो जाता है, कौन सा? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल हो जाता है। और उसके बाद बात यहाँ पर की जाए तो आपका सहारा मरुस्थल हो जाता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर रहेगा सी वाला सही रहेगा, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। तो इनमें से 3 आपकी खरीफ की फसल है, जबकि 1 आपकी यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी नहीं है? तो कपास आपकी खरीफ की फसल है, धान भी खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है। जबकि बात करें अगर सरसों आपकी खरीफ की फसल नहीं होती है, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में मध्यपाषाण काल के किस प्रमुख स्थल से युद्ध एवं मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? युद्ध और मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो सराय नाहर राय से मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, संभवतः कोशिश रहती है एग्जामिनेशन में कि ये क्वेश्चन जरूर आता है। सराय नाहर राय आपको क्या रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गनीमी काबा रणनीति का संबंध 1857 के किस नेतृत्व साथ था? तो गनीमी काबा जो रणनीति 1857 में हुई थी, ये आपके तात्या टोपे से संबंधित है। तात्या टोपे से संबंधित है, जिसे हम गुरिल्ला या फिर छापामार युद्ध प्रणाली के रूप में जानते हैं। कैसे जानते हैं? छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के रूप में इसको हम जानते हैं, जिसको गनीमी काबा रणनीति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के संबंध में सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के संबंध में यहाँ पर एक गलत है। कौन सा गलत है? राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। ये आप मुझे बताओ, ये वाला गलत है, ये आप मुझे बताओ संत कबीरनगर नहीं है। कौन सा आपका यहाँ पर सही होगा? क्योंकि हम लाइव क्लास रात में 10 बजे लेते हैं, रात में 10 बजे लाइव लेते हैं, जिसमें सिर्फ हम यूपी जीके ही कवर कर रहे हैं। करीब करीब हम अभी तक 7 से 8 वीडियो लगा चुके हैं। तो आप मुझे बताओ उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दीर्घावधि तक उच्च कर और निम्न सार्वजनिक व्यय के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक नकदी की कमी हो जाती है, तो यह इस घटना को क्या कहते हैं? कहा जा रहा है कि लंबे समय तक अगर उच्च कर रखता है, निम्न सार्वजनिक व्यय के कारण जो इकोनॉमी है उसमें क्या हो जाता है, नकदी की अचानक कमी देखने को मिलती है, तो उपनय से क्या हो जाएगा? उनमें से आप कहोगे फिस्कल या राजकोषीय प्रपात कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कहेंगे हम राजकोषीय, क्या कहेंगे? राजकोषीय प्रपात, ठीक है। तो आपका इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि इनमें से राजकोषीय प्रपात कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से एक लघु प्लेट है। लघु प्लेट इनमें से कौन सी है? तो हम कहेंगे जो नजगा प्लेट है वो आपकी लघु प्लेट है, जबकि प्रशांत महासागरीय प्लेट है लॉन्ग प्लेट, बड़ी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट भी लॉन्ग प्लेट है और अंटार्कटिक प्लेट भी लॉन्ग प्लेट है। जबकि नजगा प्लेट कैसी है? एक छोटी प्लेट, मतलब कि लघु प्लेट के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार कंतारा को मिला, यह किस भाषा में है? देखो कंतारा मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, यह जो मूवी है वो कन्नड़ भाषा में है। किसमें? कन्नड़ भाषा की फिल्म है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को उसको दिया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के बहुरंगी लोगों का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब किया था? तो महाकुंभ 2025 का प्रयागराज में हुआ, बहुरंगी लोगों का अनावरण किया था मुख्यमंत्री आदित्य योगनाथ के द्वारा। कब किया गया? तो 6 अक्टूबर 2024 को किया गया था। 6 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के सीएम ने किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीशों को क्रम में नवंबर 2024 में नवनियुक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी चुने गए थे। इनका कौन सा स्थान है? तो संजीव खन्ना के स्थान की बात करें तो 51वां स्थान इनका है। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 51वें 11 नवंबर 2024 को इनको नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित भाषा समूह में से उसे चिन्हित कीजिए जिसे अक्टूबर 2024 के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है। तो देखो शास्त्रीय भाषा के रूप में और भी चीजों को मंजूरी दी गई है। किन किन भाषा को दी गई है अगर बात करें तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया एवं बंगाली, ये आपकी जो 5 भाषाएं हैं इनको अक्टूबर 2024 में मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब इनको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त जो है हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे विचार कर लेते हैं, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बात की जा रही है। 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित की गई थी। बिल्कुल ठीक है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है। भारत ने वर्ष 2017 में आस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान संघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता को प्राप्त किया था। हम कहेंगे ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट रहेंगे, तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सही जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अक्टूबर 2024 के दौरान WHO ने भारत को किस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? तो WHO ने भारत को मुक्त घोषित कर दिया है अक्टूबर 2024 में किस रोग से? तो ट्रैकोमा रोग से घोषित कर दिया है कि मुक्त हो चुका है भारत अब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? सत्य कौन सा है? 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंगरेजा का विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से किया था। इस उपलक्ष्य में उन्होंने बॉम्बे जो है अंग्रेजों को दहेज के रूप में प्रदान किया था। बिल्कुल ठीक लिखा है ये तो।
1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 60 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। क्या 60 पाउंड वार्षिक किराए पर दिया था? नहीं, बल्कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। तो आपका ऑप्शन जो है केवल एक रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन पूरा सही है। 60 की जगह 10 वार्षिक पाउंड लिखा होता तो आपका ये भी सही हो जाता। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी फ्रांसिस देश इंडस ओरिएंटस की जो स्थापना है किस समय फ्रांस सम्राट के द्वारा हुई थी? तो उस समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? हम कहेंगे लुई 14 थे। कौन थे? लुई 14वें थे, ऐसे भी कह सकते हैं, लुई 14वें थे, ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं के समय में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह के पश्चात लखनऊ पुनर्विजय निम्न में से किसने किया? तो 1857 का विद्रोह हुआ, उसके पश्चात लखनऊ को पुनः विजय किसने किया था? तो हम कहेंगे कॉलिन कैंपबेल के द्वारा किया गया था। किसने? कॉलिन कैंपबेल ने किया था। और कॉलिन कैंपबेल की बात किया तो गोरखा रेजिमेंट की सहायता से इन्होंने किया था। किसकी सहायता से? गोरखा जो आपकी रेजिमेंट थी उसकी सहायता से इन्होंने पुनः अधिकार जो है लखनऊ पर कर लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, भूदान आंदोलन के अंतर्गत विनोबा भावे को प्रथम भूदान निम्न में से किस स्थान पर मिला है? तो भूदान आंदोलन के अंतर्गत विनोबा भावे को जो प्रथम भूदान आंदोलन अनुदान है किस स्थान पर दिया गया? तो हम कहेंगे पोचमपल्ली में दिया गया है। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भाई इसकी स्थापना की बात करें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये इंपोर्टेंट है, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना को किया था। एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ अवस्थित है। कौन सी पहाड़ी कहां पर स्थित है? बात करें चिन्ह श्रृंखला की बात करें तो आपकी मणिपुर में है। सरामती की बात किया है तो आपकी नागालैंड में है। कोल्लई मलाई की बात किया तो आपकी तमिलनाडु में है। और मिकिर की बात करें तो असम में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं? तो इनमें से बहुत सारी जलधाराएं हैं, कुछ हॉट है कुछ कोल्ड है, लेकिन यहाँ पर कोल्ड वाली जलधाराओं की बात कर रहा है कि कोल्ड इनमें जलधाराएं कौन कौन सी हैं। तो हम अगर बात करें तो क्यूराइल जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है और इरमिंगर जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है। तो आपकी दोनों जलधारा ठंडी हैं, जबकि नार्वे जलधारा और क्यूरोशिरो की जलधारा आपकी हॉट जलधारा है। तो हमारा ऑप्शन पहला और तीसरा वाला जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो एक छोटा सी रिक्वेस्ट कर सकते हो आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इतना तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हो। चैनल पर अगर आप लोग जाके देखो तो कम से कम अभी तक हम 150 से ज्यादा टेस्ट सीरीज को लगवा चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, जीएस अलग हिंदी अलग। तो आप जाके एक बार ज्वाइन तो करके देखो कि आपको कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। लाइव क्लासेस में अलग लेता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, तो वो भी आपके लिए बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है? कहा जा रहा है कि यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है। और क्या शामिल नहीं है? भारतीय जैवमंडल का आरक्षित क्षेत्र शामिल नहीं है। तो बात की जाए यहाँ पर हम कौन कौन शामिल नहीं है, तो हम कहेंगे मानस शामिल नहीं है। और आपका कौन शामिल नहीं है? डिब्रू साइखोवा भी शामिल नहीं है, जबकि नौकरेक और अचानक मार आपका शामिल है। तो हम कहेंगे 1 और 2 यहाँ पर शामिल नहीं है, जबकि तीसरा और चौथा जो है वो यहाँ पर शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे, सैडलर कमीशन से संबंधित विचार करें कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सैडलर कमीशन से बारे में विचार करना है, सही ऑप्शन कौन सा है? स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब अध्यापकों को भी ट्रेनिंग प्रदान की जाए, ये भी ठीक है। महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की यहाँ पर नियुक्ति की जाए, ये भी ठीक है। तो सैडलर कमीशन में ये तीनों ही बातें कही गई, तो 1 2 3 हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ दिवस है और एक तरफ तिथि है, कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस की बात करें तो यह 3 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस की बात की जाए तो 20 मई को मनाया जाता है। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस की बात की जाए तो 21 मई को मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात किया तो यह 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन जो रहेगा आपका सी वाला यहाँ पर आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से उन नवीन प्रौद्योगिकियों का चयन करें जिनके माध्यम से हम खाद्य पदार्थ में कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी का चयन किया जाए जिसके माध्यम से हम खाने वाले पदार्थों में कार्बन पदचिह्न को हम कम कर सकें। तो ऑप्शन रहेगा वर्टिकल फार्मिंग, बिल्कुल ठीक। नो टिल फार्मिंग, ये भी ठीक। परिशुद्धता किण्वन, ये भी ठीक। आहार की आदतों में बदलाव करना, ये भी ठीक। तो चारों ही ऑप्शन आपके सही है कि कार्बन को हम कम कर सकते हैं खाने वाले पदार्थों में, इसलिए डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ पर अवस्थित है। तो डिसअपॉइंटमेंट झील जो है कहाँ पर है, ये तो पहली बार हमने भी नाम सुना है, लेकिन कहाँ पर है तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। अभी 2024 में ये चर्चा में रही थी, ध्यान रखना है आपको, इसको शायद पूछा जाए क्योंकि यह गिब्सन मरुस्थल के दक्षिण में है। अगर पूछा जाए तो कह सकते हो कि यह गिब्सन जो मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल के साउथ में दक्षिण में स्थित है। कौन सी, डिसअपॉइंटमेंट झील स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन एक अस अक्षांश कहलाता है। तो अस अक्षांश किसको कहते हैं, अस अक्षांश हम उसको कहते हैं जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 23.5 कितना 23.5 से लेके 35 के बीच में डिग्री में पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अस अक्षांश कहते हैं। और अस अक्षांश कैसे कहेंगे, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को क्या कहेंगे हम, अस अक्षांश के रूप में हम जानेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक को लिखा है, हमारा ऑप्शन रहेगा दास कैपिटल। कौन सी रहेगी, दास कैपिटल को लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अलबरूनी कृत किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है। तो अलबरूनी ने किताब उल हिंद को लिखा हुआ है, या कितने विभागों में, कितने अध्यायों में विभाजित है, हम कहेंगे 80 अध्यायों में विभाजित है। निम्न में से कौन दीपावली घोषणा किसने प्रस्तुत किया है। दीपावली की घोषणा किसने प्रस्तुत किया, तो हम बात करेंगे दीपावली की जो घोषणा है लॉर्ड इरविन व्यक्ति के द्वारा घोषणा जो है वो की गई थी। अक्टूबर 1929 में दीपावली घोषणा पत्र के नाम से आया था। डोमिनियन का, भारत को डोमिनियन का दर्जा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मंशा को स्पष्ट किया था, उसी को दीपावली घोषणा के रूप में मनाया गया था। उस समय लॉर्ड इरविन संबंधित थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। विचार कर लेते हैं, कुकी आंदोलन मणिपुर की जनजातियों के द्वारा प्रारंभ किया गया, बिल्कुल ठीक है। आदिवासियों के झूम कृषि पर प्रतिबंध और पोथांग हेतु बाध्य करना इस आंदोलन का मुख्य कारण था, हम कहेंगे भी ठीक है। तो दोनों ही आंदोलन आपके सही हैं, हमारा ऑप्शन रहेगा 1 और 2, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ वेद है और एक तरफ ब्राह्मण है। कौन सा वेद किस ब्राह्मण से संबंधित है। जैसे बात करें ऋग्वेद, ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय है, यजुर्वेद से संबंधित हम कहेंगे शतपथ है, सामवेद संबंधित पंचवेश है, अथर्ववेद संबंधित गौपथ है। हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो डी वाला सही रहेगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा है। तो यूनेस्को में शामिल होने वाला विश्व धरोहर स्थल है, लेकिन यह जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। और कहाँ पर है, भारत में कौन सा स्थल है, तो हम कहेंगे धौलावीरा है। कहाँ पर है, धौलावीरा। अगर बात की जाए कहाँ पर है, तो धौलावीरा जो हम कहेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। और धौलावीरा से जल प्रमुख के लिए बहुत अच्छे से इसको याद करना है, जल प्रमुख के लिए जाना जाता है इसको, ठीक है। तो यह इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट किस देश के कानून से इनको ग्रहण किया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 32 से, हाई कोर्ट कहता है कि हम 226 से क्या जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। रिट कितने प्रकार की होती है, कोई अगर बता सकता है तो बताइए हमें कमेंट करके। लेकिन रिट को भारत में किस देश के कानून से अधिग्रहण या फिर ग्रहण किया गया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ब्रिटेन के कानून से ग्रहण जो है किया गया था, ब्रिटेन के कानून से अग्रगीत किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, मूल अधिकार के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके तहत निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत नहीं आता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, इनमें से 4 ऐसे हैं जो कि 22 के अंतर्गत नहीं आते हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार में है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी स्वतंत्रता के अधिकार में है ना। और शांतिपूर्ण रायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता भी आपकी स्वतंत्रता के अधिकार में। धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की जाए, ये आपकी किस में आएगा, धर्म की स्वतंत्रता। तो भैया 25 से 28 के बीच में आता है। और ये जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 26 में आएगा। तो डी ऑप्शन जो आपका हमारा गलत है वही इसके ऑप्शन में सही हो जाएगा। विधि का शासन सिद्धांत सन्निहित है। तो विधि का जो शासन सिद्धांत है किसमें सन्निहित है, तो हम कहेंगे बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में विधि का शासन के लिए या समता के कानून के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्रस्तावना में संदर्भित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय निम्न में से कहां से लिया गया है। तो प्रस्तावना में जो आपके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जोड़े गए हैं या कहां से ग्रहण किए गए हैं, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा 1917 की रूसी क्रांति से इसको ग्रहण जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है कौन सा, यहाँ पर कितने कथन असत्य हैं। देखो क्वेश्चन पर पलट दिया, कितने कथन असत्य, मतलब कि गलत कितने कथन हैं।
तारे के रंग का निर्धारण उनके पृष्ठ ताप से होता है। क्या ये सही है? हाँ, ये तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफेद होते हैं, ये भी ठीक है। अत्यधिक उच्च ताप वाले तारे नीले दिखते हैं, ये भी ठीक है। तो हम कहेंगे इनमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन जो है हमारा गलत है, जबकि गलत तो कोई है ही नहीं, तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी नहीं है, हमारा ऑप्शन गलत कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताना है। नियम 338, नियम 377, नियम 184, नियम 115। चलो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। नियम 338 कहता है कि सदन में सारे नियमों को किनारे कर किसी भी विषय पर चर्चा होती है। हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है, तो है ना, ये तो सही लिखा है। दूसरा कहता है कि नियम 377 लोक महत्व और निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामलों को, बिल्कुल ठीक है। नियम 184 जनहित मामलों पर बहस और मतदान के लिए, ये भी ठीक है। नियम 115 कहता है अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस नहीं। नियम 115 के अंतर्गत संसद सदस्यों को किसी अन्य सदस्य या मंत्री के वाक्य में त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज करने का जो अधिकार है वो दिया जाता है। तो नियम 115 जो आपका है गलत है। बलवन के राजत्व का पूरा विवरण वास्या नामक पुस्तक में मिलता है, इसका लेखक कौन है? देखो बलवन के राजत्व का जो पूरा विवरण है वास्या नामक पुस्तक है उसमें दिया गया है, लेकिन इस पुस्तक के कह रहा है कि लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो आपका है सही है। कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। अम्ल में वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के ऋणायन उत्पन्न करते हैं, नहीं गलत है, गलत है, ध्यान रखिएगा, है ना। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन, क्या है, धनायन उत्पन्न करते हैं, वो सही होता। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऋणायन लिखा है, गलत हो जाएगा। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH देते हैं, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक आंस OZ कितने ग्राम के बराबर होता है? जो एक आंश होता है वह कहता है कितने ग्राम के बराबर होता है, तो हम कहेंगे जो ग्राम आपका है 28.35 ग्राम के बराबर होता है। कितने? 28.35 ग्राम के बराबर जो होता है। जबकि एक पाउंड में बात किया है तो 16 आंस होते हैं। कितने? अगर एक पाउंड में बात करें हम कितने आंस होते हैं, तो 16 आंस होते हैं। कितने? 16 आंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओंडोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ओंडोमीटर का प्रयोग कह रहा है किसके मापन में किया जाएगा, तो हम कहेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। किसको? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए ओंडोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, संस्थान और मुख्यालय है। कौन सा संस्थान किस मुख्यालय स्थित है? जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करें तो हैदराबाद में है। मझगांव डॉक लिमिटेड की बात किया तो मुंबई में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात किया तो बेंगलुरु में है। और गार्डन रेस शिप वर्क्स की बात किया तो कोलकाता में है। ऑप्शन आपका पहला वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव कब रखी गई थी? भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव की बात की जाए वर्ष 1983 में रखी गई थी। राधा, शीला, महिमा, सीता एक मेज के गिर्द बैठी हैं, इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा, अच्छा ये क्वेश्चन रीजनिंग का है तो इसका आंसर बता देता हूं। राधा, शीला, महिमा सीता के मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्प में बताइए कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, अगर हम थोड़ा सा एक बना लेते हैं, चारों कोण बना लेते हैं। यहाँ पर सीता है सबसे पहले, है ना। सीता के बाईं कौन बैठी है? लेफ्ट लिख देता हूँ। सीता के बाईं की बात करें तो महिमा बता रही है, महिमा बैठी है। और महिमा की अगर बात करें आपके यहाँ पर राधा बैठी है सीता के सामने। और राधा की अगर हम बात करें आगे, मतलब महिमा के सामने कौन बैठी है? तो शीला बैठी है। और शीला के दाएं की बात कराए तो राधा बैठी है। और ये सेंटर पॉइंट है। तो पूछा क्या रहा है कि राधा और सीता के एक दूसरे के सामने बैठे हैं। क्या कह रहा है? राधा और सीता एक दूसरे के सामने बैठे हैं। राधा और सीता एक दूसरे कैसे बैठे हैं? सामने बैठे हैं। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 के बारे में? भारत 127 देशों के क्रम में 105वें स्थान पर है, सही है। इस रिपोर्ट को में भारत का स्कोर भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है, ये भी ठीक है। यह सूचकांक कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा प्रकाशित जो है वो किया गया था। तो हम यहाँ पर कहेंगे नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि भाई इनके द्वारा प्रकाशित तो नहीं किया गया था। तो किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? एक मिनट, कर्सन वर्ल्ड वाइड
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? असत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन यहाँ पर हमारा हो जाएगा? देखते हैं। भारत 127 देशों क्रम में 105वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट को भारत का स्कोर जो भुखमरी के गंभीर स्तर पर दर्शाता है, ये भी ठीक है। यह सूचकांक कर्सन वर्ल्ड वाइड वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये भी ठीक है। इस सूचकांक में 100 सबसे अच्छा स्कोर, 0 सबसे खराब स्कोर होता है, गलत लिखा है। जबकि 0 सबसे अच्छा स्कोर होगा और 100 सबसे खराब स्कोर जो है दर्शाएगा, तो डी ऑप्शन जो है वो गलत लिखा था। नेक्स्ट बात करेंगे, अक्टूबर 2024 में चर्चित बाला देवी के संबंध में कथनों पर विचार करें। बाला देवी के संबंध में बता रहा है, कथन बताइए। अक्टूबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर थी। क्या फुटबॉलर थी? भारतीय फुटबॉलर गोल मशीन उपाधि सम्मानित की गई थी बाला देवी, तो पहला ऑप्शन गलत दिखा है। इन्होंने यह उपलब्धि एसएफएफ महिला चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, ये भी गलत है। नहीं पहला सही है, ना ही आपका यहाँ पर दूसरा सही है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही रहेगा? यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी रिपोर्ट है आपकी अंतरराष्ट्रीय आईएमएफ जारी नहीं करता, बल्कि यूएनडीपी के द्वारा जारी जो है वो की जाती है, तो पहला वाला गलत हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रामीण आबादी का 28% गरीब है, शहरी आबादी का 6.6 जो है गरीब है, बिल्कुल ठीक है। केवल आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? और बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ है, और यह क्षेत्र कहां पर है? तो हम कहेंगे यह महाराष्ट्र में स्थित है, तो यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक नजर जरूर मान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में विचार करें। यहाँ पर सत्य कथन कौन से हैं? तो चौथा क्वाड आपका लीडरशिप शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके बारे में सही कथन यहाँ पर कौन सा है? 21 सितंबर 2024 को इस सम्मेलन का जो आयोजन है विलमिंगटन डेलावेयर यूएसए में किया गया था, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में विदेश मंत्री जयशंकर सम्मेलन भाग लिया, तो भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भाग लिया था किसने लिया था? नरेंद्र मोदी ने खुद, इसमें पीएम ने भाग लिया था, तो दूसरा वाला गलत है। पांचवें क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है भारत में प्रस्तावित है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा वाला क्यों गलत है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसमें भाग लिया गया था, ना कि यहाँ पर जयशंकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, सितंबर 2024 में संपन्न फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जापान को पराजित करके जीता है? तो फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का खिताब जीता है जापान को हराकर। किसने जीता है? तो ऑप्शन रहेगा उत्तर कोरिया ने जीता हुआ है। सितंबर 2024 में प्रारंभ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो वात्सल्य योजना के बारे में कहा जा रहा है कि यह जो पेंशन योजना है वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी केंद्रीय बजट 2024-25 में, बिल्कुल ठीक। इसकी योजना का संचालन बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDA के तहत किया जाता है। नहीं भाई, IRDA के तहत इस योजना का जो है नहीं किया जाता है, बल्कि PFRDA के अंतर्गत जो आपका किया जाता है, तो केवल आपका ऑप्शन पहला वाला सत्य रहेगा, दूसरा वाला असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सितंबर 2024 में निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा एक PCAF पार्टनरशिप फॉर कार्बन और अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय बैंक बन गया है? तो वैसे तो इसका क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल है। अच्छा, बहुत सारे लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे टिक लगा रहे थे, वो गलत है। संयुक्त सैन्याभ्यास है और संबंधित देश हैं। किस सैन्याभ्यास कौन से देश से संबंधित है? जैसे बात करें हम वरुण की अभ्यास वरुण की बात किया है तो आपके भारत फ्रांस से संबंधित है। अल नजाह 2024 की बात किया है तो भारत ओमान से संबंधित है। ईस्टर्न ब्रिज बात किया है तो आपकी भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। युद्ध अभ्यास 2024 की बात करें तो भारत अमेरिका संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किस राज्य के साथ प्रदेश की राजधानी का नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम करने की घोषणा की गई है? तो श्री विजयपुरम जो है वो आपका अंडमान निकोबार राजधानी का नाम अब चेंज होगा, ध्यान रखिएगा, उसका क्या होगा? श्री विजयपुरम करने की घोषणा की गई है। सितंबर 2024 में किस हिंदी फिल्म को 97वें ऑस्कर 2025 के भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है? तो आप कहोगे लापता लेडीज। किसके लिए? लापता लेडीज के लिए चुना गया है। सितंबर 2024 में संपन्न यूएस ओपन 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? बात करें इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब
जेनिक सिनर इटली ने जीता है, बिल्कुल ठीक। महिला एकल खिताब एरिना सबालेंका बेलारूस ने जीता, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कथन की बात करेंगे, अक्टूबर 2024 में किन्हें 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक WIPO के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? कथन की बात करें तो भारत इस संस्था सूचकांक में 39वें स्थान पर है, ठीक है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा 1 और 2 दोनों करेक्ट। नेक्स्ट आता है, सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किस देश को कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया गया है? तो पूरे विश्व में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश जो है आपका जॉर्डन को घोषित किया गया है। जॉर्डन में अब कुष्ठ रोग से संबंधित मामले नहीं देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जीएस के क्वेश्चन हो चुके खत्म, क्योंकि यहाँ से हिंदी है और हिंदी हम ऑलरेडी इसकी कर चुके थे। तो यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन हमने पूरा अपने खत्म जो है समाप्त जो है कर ली है। नेक्स्ट इसी तरीके की हमारी मल्टीपल कोचों की टेस्ट लग रही है, चैनल पर जाके बार जो विजिट कर लीजिएगा। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, उसको भी आप ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।